हेलो क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3 ऑफ लॉस्ट फ्रेंड। और आज इस पार्ट में हम शुरू करेंगे स्टोरी ऑफ अनदर चाइल्ड। एंड उस बच्चे का नाम क्या बताया था मैंने, आपको याद है? मुकेश। मुकेश की कहानी भी एक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने गरीबी और सालों से चलते आ रहे ट्रेडिशंस के चलते अपना बचपन और उसका इनोसेंस खो दिया। मुकेश की स्टोरी की शुरुआत होती है इस लाइन के साथ, आई वॉन्ट टू ड्राइव कार। ये सुनने में एक बहुत सिंपल सी लाइन, एक सिंपल सी विश है, बट मुकेश के लिए इस लाइन के मायने कुछ और ही है। क्या और कैसे, वो हम उसकी स्टोरी को पढ़कर समझते हैं। मुकेश insists on being his own master. इससे पहले मैं ये लाइन का मतलब समझाऊं कि आपको याद है साहिब आलम की स्टोरी किस पॉइंट पे एंड हुई थी? साहिब आलम की स्टोरी एंड हुई थी विद द लाइन दैट साहिब is no longer his own master. साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंटली अपना रैक पिकिंग का काम नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था? एक टी स्टॉल पे काम। Whereas मुकेश की स्टोरी शुरू ही किस पॉइंट से हो रही कि मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। यानी अभी से वो एक ऐसे काम में फंसा हुआ है जो वो करना नहीं चाहता, एंड इसीलिए वो फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम टू वर्क इन हिज ओन वे, इन हिज ओन वे। सो आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो जब नरेटर या ऑथर पहली बार मुकेश से मिली, उसने उन्हें क्या बताया कि मुझे तो भाई एक मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। अब नरेटर उससे पूछती है, तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता भी है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। एंड मुकेश डिटर्मिन होके कहता है कि मैं सीख लूंगा गाड़ी चलाना। लुकिंग स्ट्रेट इन माई आईज, his dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, फिरोजा। पहले इस वर्ड का मतलब समझिए। मिराज, मिराज होता क्या है? ओके, इमेजिन करिए बहुत तेज गर्मी का वक्त है और आप एक डेजर्ट में भटक गए। उस वक्त एक तरफ सर पे इतनी तेज धूप लग रही है एंड पानी आपके पास है नहीं। तो क्या करता है आपका माइंड? एक इमेज क्रिएट करता है डेजर्ट के बीचों बीच एक तालाब की, एंड उसको देखकर आपके अंदर हिम्मत आती है कि आप वहां तक चल के जाओ पानी के लिए। बट जब तक वहां पहुंचते हो आप रियलाइज करते हो कि ये तो सिर्फ आपका एक भ्रम था। दैट इज वॉट मिराज इज। नरेटर कहती हैं कि भाई जिस जगह मुकेश रहता है यानी फिरोजाबाद, वहां पे मोटर मैकेनिक बनने का उसका ये ख्वाब एक मिराज जैसा ही है। वो सिर्फ इस ख्वाब को देखकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है, बट जब तक वो वहां तक पहुंचेगा उसे रियलाइज होगा कि ये तो सिर्फ एक भ्रम था। पर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों कहती है वो कहती है his dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो यानी फिरोजाबाद में बहुत बड़ी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, चूड़ियां बनाने की एक इंडस्ट्री है। अब हर वक्त क्योंकि वहां चूड़ियों की घिसाई और पॉलिशिंग चल रही होती है, तो हवाओं में भी एक अजीब सी डस्ट है। तो ऐसी एक इंडस्ट्री में बड़ा हो रहा ये बच्चा अगर कोई और सपना देखे तो उसे भ्रम ही कहा जाता है उनके यहाँ। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर एक परिवार वहां बैंगल मेकिंग करता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी फिरोजाबाद एक हब है जहां पर सारे इंडिया में बिक रही चूड़ियां बनती।
where families have spent generations working around furnaces, welding glass, and making bangles for all the women in the land it seems. जहाँ फैमिली भट्टियों के आगे चूड़ियों को, कांच को पिघला के मोल्ड करते हुए, शेप देते हुए काम करती हैं, और ऐसा लगता है पूरे इंडिया की चूड़ियां यहीं से सप्लाई होती हैं, यहाँ रोज इतनी चूड़ियां बनती हैं. मुकेश's family is among them. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces. या तो वो जान के अनजान बनते हैं, या इतने सालों से क्योंकि ये एक नॉर्म बना आया है, उनमें से कोई नहीं समझता ये बात कि मुकेश जैसे छोटे बच्चों को इन ग्लास की भट्टियों में काम कराना इलीगल है, गैर कानूनी. With high temperatures in dingy cells without air and light. ऐसी भट्टियां जहां पे बहुत तेज टेम्परेचर होता है क्योंकि आग लगती है पिघलाने के लिए, एंड उन छोटे छोटे कमरों में जहां ना प्रॉपर हवा पानी की सुविधा है ना वेंटिलेशन, अगर वहां लॉ लगा दिया जाए ना, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. तो सिर्फ मुकेश नहीं, उसके जैसे 20,000 बच्चों को उन भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है अगर लॉ सही से वहां इन्फोर्स कर दिया जाए. वो बच्चे जो अपने बचपन का कीमती समय, अपने पूरे दिन का मेजर टाइम उन भट्टियों के अंदर गुजारते, often losing the brightness of their eyes. And क्योंकि इतनी कम उम्र से ही वो ऐसे टेम्परेचर्स में और ऐसे कंडीशंस में काम करते हैं, बड़े होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती, कईयों की. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है जब वो मुझे अपने घर ले जाने को इनवाइट करता है, और मैं मान जाती. एंड वो बड़े प्राउड के साथ कहता है कि भाई मेरा घर रेनोवेट हो रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद में खुद का घर होना ही एक अचीवमेंट है. एंड ऊपर से एक घर होने के साथ साथ तुम्हारे पास इतने पैसे होना कि तुम उसकी मरम्मत करा पाओ, बहुत बड़ी बात थी उन दिनों. We walked down stinking lanes choked with garbage. हम पतली पतली गलियों से गुजर रहे थे, बहुत बदबू आ रही थी क्योंकि वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर सूवेज सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से कूड़ा भरा हुआ था एंड बदबू हर जगह थी. Past homes that remain hovels with crumbling walls. आधे बने टूटे फूटे घर थे, वॉबली डोर्स, बस जुगाड़ से दरवाजे लगाए हुए थे, नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं, एंड क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट. यानी एक उसी घर के अंदर जानवर और इंसान साथ में रह रहे हैं, दे आर कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट. प्रिमेबल स्टेट इज बस गुजारा चला रहे हैं, सर्वाइवल हो रहा है उनका. He stops at the door of one such house. और ऐसे ही एक घर के आगे मुकेश रुकता है. Bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. उसे पता था दरवाजा कहीं ना कहीं अटका होगा, तो उसने सीधा, नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा, सीधा पैर से धक्का मारा उस दरवाजे को खोलने के लिए. एंड मैं वहां खड़ी खड़ी देख रही हूँ कि ये सब कैसे रह रहे हैं ऐसे लिविंग कंडीशंस में. We enter a half-built shack. तो हम घुसते हैं एक घर में which is not even completely made. मतलब ग्राउंड फ्लोर भी पूरा नहीं बना हुआ, पीछे की तरफ बस 2 कमरे डले हुए हैं और आगे की तरफ एक जगह पे बहुत सारी सूखी घास रखी है जानवरों की. So in one part of it, thatched with dead grass, एक firewood stove oven है which sits a large vessel of sizzling spinach whistles. यानी बाहर की तरफ चूल्हा लगा हुआ है और उस चूल्हे पे उस वक्त पालक की सब्जी बन रही थी. On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. जमीन पे वहां छोटी छोटी पराते रखी थी और उन परातों में कुछ कटी सब्जी. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail is weak. एक बहुत ही कमजोर सी, बहुत ही यंग विमेन वहां पे खाना बना रही थी शाम का परिवार के लिए. Through eyes filled with smoke, she smiles. अब ऐसी कंडीशन में वो लोग सब रह रहे हैं,
तो जिस वक्त मैं एंटर हुई वो शायद चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उस वक्त बहुत धुआं था। उस धुएं के थ्रू भी वो मुझे देख के हंस रही थी एंड मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि कैसे ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में गुजारते। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. तो वहां पे वो छोटी सी वीक विमेन जो थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी वो उम्र में, बट अभी से उसको बहू का दर्जा मिल गया एंड उस दर्जे के साथ आती है पूरे घर की जिम्मेदारी। और उस बहू पे शादी के बाद से ही तीनों आदमियों की जिम्मेदारी थी, उनका खाना पीना कपड़े सब कुछ उसे देखना पड़ता। एंड व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, she gently withdraws behind the broken walls and brings her veil closer to her face. और जब मुकेश के पापा जब वो घर के अंदर आए किचन के पास खाने के लिए, वो धीरे से दीवार के पीछे छुप गई और अपना घूंघट, वेल घूंघट, मुंह पर कर ली। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. So यहाँ पे ये कस्टमरी है कि बहुओं को अपना सर ढक के रखना है, मुंह छुपा के रखना है बड़े बूढ़ों के आगे। And in this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस केस में वो एल्डर है कौन? एक बहुत ही मजबूर गरीब बैंगल मेकर। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से दो चीजें हमें बहुत अच्छी समझ आई। पहला, बैंगल मेकिंग का सेंटर होने के बावजूद उन बैंगल मेकर्स की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बहुत गरीब हैं वो लोग, बहुत बुरे हालातों में रह रहे हैं, डेली लाइफ में उनकी स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स। दूसरा, द कस्टमरी ट्रेडिशन एक विमेन का घर संभालने का और मेन का घर के बाहर जाके काम करने का, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है। तो एक वो जेंडर बायस हमें यहाँ दिख रहा है एंड कस्टम और ट्रेडिशंस को लेकर वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो चीज़ भी इस पैराग्राफ से रिफ्लेक्ट हो रही है। आगे देखते हैं स्टोरी को। डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुकेश के फादर की। फर्स्ट एज अ टेलर, then a bangle maker, he has failed to renovate his house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. So इतने सालों की मेहनत के बावजूद पहले एक टेलर की तरह उन्होंने काम किया, फिर बैंगल मेकर की तरह, बट वो कभी इतने पैसे नहीं जुटा पाए कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके या अपने घर को रेनोवेट करा सके। एक काम जो उन्हें आता था वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, बैंगल मेकिंग की स्किल। तो मुकेश की दादी यानी उस ओल्ड मैन जिनकी अभी हम इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं, उनकी माँ क्या कहती है? इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये तो इसका कर्म है, यही इसकी किस्मत। और ये वही लेडी है जिसने अपने खुद के पति को अंधा होता देखा है with the dust from polishing the glass of bangles. यहाँ पर ये चीज ध्यान से समझिए, एक विमेन, एक लेडी जिसने अपने खुद के हस्बैंड को ब्लाइंड होता देखा है, एक ऐसा काम करते देख जो हेल्थ वाइज बहुत रिस्की है, स्टिल वो अपने बच्चों को, अपने पोतों को वही काम करा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग इज अ कस्टमरी ट्रेडिशन। ये तो तुम्हारी किस्मत समझो, ये तो भगवान का आशीर्वाद समझो कि तुम्हें बैंगल मेकर्स के यहाँ पैदा की। एंड तभी उसकी दादी क्या बोलती, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? ये तो भगवान की देन है कि तुम एक बैंगल मेकर के यहाँ पैदा हो यार, अब तुम भगवान का अपमान करोगे कोई और काम करके? ना पापा ना। तो इससे समझ आता है कि वो लोग कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपने उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए।
उस ट्रेडिशन को फॉलो करने के। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. अब वो पैदा ही बैंगल मेकर्स की कास्ट में होंगे, तो उन्होंने बचपन से अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग तक अपने आसपास जहां वो जाएं, हर गली, हर घर, हर कूचे में उन्होंने बैंगल्स ही देखे। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, तरह तरह के बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. So spirals of bangles यानी जो चूड़ियां हैं, they lie in mounds. So ये जो चूड़ियां हैं, spirals of bangles यानी जो चूड़ियां हैं हर रंग की almost, वो कहाँ रखी हुई देखते हैं वो लोग? They lie in mounds in unkempt yards. Unkempt yards is उनके घरों के बाहर के वो आंगन जिनमें सही से कभी झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगती, वो बस बुरी हालत में है, वहां पे चूड़ियां वो बना बना के रखे हुए रहते हैं। दे आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स, वो जो हाथ गाड़ी होती है जिसपे आपके सब्जी वाले भैया, फल वाले भैया आते हैं, ऐसे ही वो उस हैंड कार्ट पे उन चूड़ियों को रख के ले जाते हैं। दे आर पुश्ड बाय यंग मेन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। सो यंग मेन जो हैं उन चूड़ियों को उन कार्ट्स पे लिए लिए गलियों में फिरते हैं ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी टाउन्स आर यूजुअली जो शहर के बाहर के इलाके, आउटस्कर्ट्स पे जो इलाके होते हैं, क्योंकि सेंटर में तो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है शहर के। अब वहां तो कोई उनसे चूड़ियां कोई क्यों ही खरीदेगा, तो वो बाहर की तरफ उन कार्ट्स को लेके जाते हैं शहर के, ताकि वहां लोग जो मार्केट्स तक नहीं आना चाहते चूड़ियां खरीदने, उनसे वो चूड़ियां खरीद। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Dark hutments, hutments are जो घर हैं उनके, छोटे छोटे हट्स हैं, लेकिन उन हट्स के अंदर रोशनी के नाम पे कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वहां पे ऑयल लैम्प्स जला के, दिन हो या रात, बॉयज और गर्ल्स अपने माँ बाप के साथ बैठ के कलर्ड ग्लास को वेल्ड करते हैं बैंगल्स की शेप में, यानी परिवार का एक एक सदस्य बैंगल मेकिंग का ही काम करता है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखों को अंधेरे में रहने की ज्यादा आदत हो गई है, बाहर की धूप तो उनकी आंखों को चुभती है मानो। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और यही वजह है जिसकी वजह से वो लोग अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं बड़े होने से पहले। तो यहां तक की स्टोरी सिर्फ मुकेश से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ मुकेश की फैमिली की नहीं। यहां तक की स्टोरी में आपने जाना मुकेश जैसे हर बच्चे के, हर परिवार की कहानी जो फिरोजाबाद में रह रहे हैं। इतनी डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस, इतनी डिफिकल्ट वर्क कंडीशंस, और उनकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं। वो बस जैसे तैसे अपना सर्वाइवल चला रहे हैं और अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे। सो इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप थिंकिंग कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।